ड्रिप इरिगेशन तकनीक को वर्तमान समय की खोज माना जाता है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक ऐसी सभ्यता भी थी जो बहुत पुराने समय में न केवल इसका इस्तेमाल किया करती थी, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने पथरीले पहाड़ी इलाकों में भी खेती करना शुरू कर दिया था। ये लोग इतने एडवांस थे कि खेती ही नहीं, साइंस, आर्ट, पॉटरी, आर्किटेक्चर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन रूढ़िवादी इतने थे कि भगवान सूर्य देव को खुश करने के लिए लगातार ह्यूमन सैक्रिफाइसेस किया करते थे, वो भी केवल इसलिए कि इनका विनाश ना हो। लेकिन इस धरती पर जो आया है उसका जाना तो तय है, चाहे फिर वो कोई जीव हो या प्लांट, क्योंकि प्रकृति सबका हिसाब क्लियर करती है। लेकिन ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसका अंत प्रकृति ने नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स ने किया जो इन्हें लूटने के लिए वहां आया था। मगर उसका आना एक पूरी सभ्यता के विनाश का रीजन बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बता दें, हम बात कर रहे हैं इनका सभ्यता की। क्या है ये पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए इनका सभ्यता की, तो ये साउथ अमेरिका की एक प्राचीन सभ्यता थी जो 15वीं से 16वीं सदी में अपने चरम पर थी। मगर ये भी बहुत से देशों की तरह ही यूरोपीय कोलोनियलिज्म एंड इन्वेजन की बलि चढ़ गई और अंत हो गया एक ऐसी सभ्यता का जो समय से भी आगे चलने का दावा करती थी। अगर बात की जाए इसकी लोकेशन की, तो ये साउथ अमेरिका के पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, चिली और कोलंबिया तक फैला हुआ बहुत बड़ा साम्राज्य था। इनका साम्राज्य को तवानतिनसुयु के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है 4 भागों का साम्राज्य। ये चारों तरफ के बराबर हिस्सों में फैला हुआ था, शायद इसीलिए इसे 4 भागों का साम्राज्य कहा जाता था। वैसे हम आपको बताते चलें, इस साम्राज्य का सेंटर कुज्को था, जो कि वर्तमान पेरू में है। अगर बात की जाए इनका साम्राज्य के उदय की, तो इनका आरंभ 13वीं सदी में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनका सभ्यता की शुरुआत ट्राइबल कम्युनिटी ने की थी। धीरे धीरे लोग कुज्को की घाटी में आकर बसने लगे और यहाँ उन्होंने एग्रीकल्चर, शिल्पकला, सामूहिक कौशल में महारत हासिल कर ली और फिर ट्राइबल कम्युनिटी से ही ये लोग इनका सभ्यता का हिस्सा बन गए। कहा जाता है कि मानको कपाक ने इनका राजवंश की स्थापना की थी। यही नहीं, उन्होंने ही कुज्को को अपनी राजधानी बनाया था। वैसे तो मानको कपाक ने 13वीं सदी में इसकी स्थापना कर दी थी, लेकिन इनका साम्राज्य का वास्तविक विस्तार 1438 ईस्वी में हुआ, जब पचाकुटी यहाँ के शासक बने। अगर बात की जाए पचाकुटी की, तो ये बहुत ही बहादुर राजा माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने ही अपनी मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके आसपास के सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था और उन्हें अपने साम्राज्य का पार्ट बना लिया था। यही वजह है कि कहा जाता है कि उन्होंने ही वास्तविक रूप से तवानतिनसुयु या इनका साम्राज्य की नींव रखी थी। हालांकि वैसे तो इनका साम्राज्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जितना भी पता चलता है उससे सामने आता है कि इनका साम्राज्य की सामाजिक संरचना बहुत ही संगठित थी, क्योंकि वैसे तो ये कई पार्ट में बटा था, मगर पूरे साम्राज्य का नेतृत्व एक शासक ही किया करता था, जिसे यहाँ के लोग अपनी भाषा में सपा इनका कहा करते थे। सपा इनका का इनकी सभ्यता में विशेष महत्व था, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सपा इनका को भगवान का प्रतिनिधि तक माना जाता था। लोगों का मानना होता था कि उनके पास बहुत शक्ति है और वो कुछ भी कर सकते हैं। यही नहीं, सपा इनका के पास अपार शक्ति के साथ साथ बेहद संपत्ति भी होती थी, जो उन्हें टैक्स और उपहारों से मिलती थी। अगर बात की जाए इनका सभ्यता के समाज की, तो इनका समाज 4 वर्गों में बटा था, जिनमें शामिल थे शासक वर्ग, उच्च अधिकारी, व्यापारी और किसान। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि इनका सभ्यता का वर्ग विभाजन कुछ ऋग्वैदिक काल के भारतीय समाज की तरह ही नजर आता है? जिस तरह भारतीय समाज 4 भागों में विभाजित था, इसी तरह इनका समाज भी 4 भागों में विभाजित था। खैर, वो अलग बात थी कि भारतीय समाज का बाद में बहुत ज्यादा वर्गों में विभाजन हो गया था, लेकिन इनका समाज में ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही यूरोपीय आक्रमणकारियों ने इनका सभ्यता का विनाश कर दिया।
इसके विनाश की कहानी सच में बेहद दर्दनाक है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ की कृषि व्यवस्था की। असल में इनका समाज में कृषि को विशेष महत्व दिया जाता था। इस सभ्यता के लोग मक्का, आलू और किनुआ जैसी फसलों की खेती किया करते थे। यही नहीं, वस्त्र बनाने के लिए लामा और अल्पाका का पालन भी किया करते थे। इनका लोगों को कृषि तकनीक का बेहद ज्ञान था। ये सिंचाई प्रणाली और कृषि तकनीक में कुशल थे, जिसकी वजह से ये ऊंची पहाड़ियों पर भी खेती करने में कामयाब थे। कृषि के अलावा इनका संस्कृति में वास्तुकला और हस्तशिल्प कला का भी महत्वपूर्ण स्थान था, जो आज हमें यहाँ मिले आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। इनका सभ्यता में बना हुआ माचू पिच्चू आज विश्व धरोहर स्थल बना हुआ है, जो इनका वास्तुकला का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और उनकी वास्तुकला के कौशल की गवाही देता नजर आता है। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इस सभ्यता के लोगों को बिना सीमेंट के पत्थरों को जोड़कर इमारतें बनाने की कला आती थी। यही नहीं, इनकी बनाई गई इमारतें भूकंप रोधी भी थीं। अब आप सोचिए, आखिर इनकी तकनीक कितनी बेहतरीन थी कि ये सीमेंट के बिना पत्थरों को जोड़ देते थे और इमारत को भी भूकंप रोधी बनाते थे। जबकि आज मॉडर्न तकनीक में भी हम लोग खतरनाक भूकंप का सामना नहीं कर पाते हैं। वास्तुकला के क्षेत्र के अलावा इनका साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत बेहतरीन थी। इनका साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें गवर्नर्स संचालित करते थे। ये सभी गवर्नर सपा इनका के प्रति उत्तरदायी होते थे। सपा इनका इन गवर्नर्स पर निगरानी रखते थे और उनकी गतिविधियों की समय समय पर समीक्षा भी किया करते थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर साल गवर्नर अपनी रिपोर्ट सपा इनका को सौंपते थे। अगर उसमें सपा इनका को कोई गड़बड़ी नजर आती थी तो वो गवर्नर को सजा भी देते थे। पूरे साम्राज्य का आधार कृषि प्रणाली थी। कृषि करने के बाद में सपा इनका को टैक्स दिया जाता था। असल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कर प्रणाली ही थी। टैक्स कमोडिटी और लेबर वर्क में लिया जाता था, जिसे मिता कहा जाता था। अगर बात की जाए मिता सिस्टम की, तो मिता सिस्टम के तहत हर व्यक्ति को साम्राज्य के लिए एक निश्चित समय तक काम करना पड़ता था। अगर बात की जाए इन काम की, तो ये काम पब्लिक वर्क्स जैसे सड़कों का निर्माण, सिंचाई प्रणाली की देखरेख और दूसरी सेवाओं के रूप में किसी भी तरह का हो सकता था। शायद मिता प्रणाली ही वो वजह थी जिसकी वजह से इनका साम्राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन था। इनका साम्राज्य में सड़कों और संचार का एक व्यापक नेटवर्क फैला था, ठीक उसी तरह जैसे हड़प्पा सभ्यता में था। सड़कों का निर्माण बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया जाता था, जिससे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से कुस्गू को जोड़ा जा सके। यही नहीं, इन सड़कों पर पुल भी बने होते थे, जिसका एक उदाहरण चाकचिला पुल आज भी हमारे सामने है। अगर बात की जाए चाकचिला पुल की, तो ये दुनिया का एक यूनिक पुल है। यही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनका साम्राज्य की डाक सेवा, जिसे चास्की कहा जाता था, वो भी बेहतरीन थी। बात करें चास्की की, तो वो एक हाईली ट्रेन्ड एंड फिजिकली फिट मैसेंजर होता था, जो सड़क के जरिए संदेशों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता था। आपको तो पता ही होगा कि डाक व्यवस्था हमारे देश में ब्रिटिशर्स ही लेकर आए हैं। हालांकि उससे पहले भारतीय राजाओं का भी एक अलग डाक सिस्टम हुआ करता था, लेकिन आम जनता के लिए इस तरह की सुविधा शायद ही कभी देखने को मिलती थी। मगर अफसोस, इतना होने के बावजूद इनका साम्राज्य का पतन हो गया, जो अपने आप में बेहद दुखद बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका साम्राज्य का पतन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं, बल्कि यूरोपीय आक्रमण के कारण हुआ था। असल में इनका साम्राज्य का पतन 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, जब स्पेनिश विजेता, जिसका नाम फ्रांसिस्को पिज़ारो था, ने इस साम्राज्य पर हमला कर दिया था। वास्तव में 1532 ईस्वी में फ्रांसिस्को पिज़ारो ने इस साम्राज्य पर आक्रमण किया। पिज़ारो और उनके साथियों ने इनका साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाया, जैसे कि आंतरिक विद्रोह कराना और राजनीतिक अस्तित्व को चोट पहुंचाना। ये तो आप जानते हैं कि चाहे कोई भी साम्राज्य हो, वहां पर आंतरिक विद्रोह तो होते ही हैं, साथ ही राजनीति का विखंडन भी देखने को मिल जाता है। मगर यूरोपियन को यहाँ का धन लूटना था, इसलिए 1535 ईस्वी में इस सभ्यता के राजा अल्फा को फ्रांसिस्को पिज़ारो ने बंदी बना लिया और भारी फिरौती लेने के बावजूद उसे मार डाला। इसके बाद में स्पेनिश सेना ने इनकी राजधानी कुस्को पर भी कब्जा कर लिया और धीरे धीरे इस पूरे साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया।
इस तरह से अंत हो गया एक ऐसे साम्राज्य का जो भविष्य में शायद और भी बेहतर कर सकता था। मगर भले ही इनका साम्राज्य का अंत हो गया हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी है। एक्चुअल में इनका साम्राज्य की विरासत आज भी दक्षिण अमेरिका की संस्कृति और समाज में हमें देखने को मिल जाती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इनका साम्राज्य में बोली जाने वाली भाषा आज भी पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर जैसे देशों के कई सारे क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा इनकी वास्तुकला और एग्रीकल्चर तकनीक आज भी अध्ययन का विषय है और आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान में योगदान कर रही है। साथ ही इनका की सामाजिक कहानी इतिहास में एक अलग जगह रखती है। इनका सामाजिक संगठन, आर्ट एंड कल्चर, प्रशासनिक दक्षता आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि किस तरह से एक संगठित और बेहतरीन समाज ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंच पाया। मगर अफसोस, बाहरी आक्रमण और आर्थिक विखंडन से वो कमजोर भी हो गया। क्योंकि आप तो जानते ही हो, चाहे आधुनिक काल हो या फिर प्राचीन काल, किसी भी देश या सभ्यता का आधार वहां की अर्थव्यवस्था ही होती है। और जैसे ही अर्थव्यवस्था पर संकट आता है तो समाज भी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। शायद कुछ ऐसा ही इस सभ्यता के साथ भी हुआ होगा। मगर हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं, अगर यूरोपीय आक्रमण ना होते तो शायद इस सभ्यता का आज दुनिया में अलग मुकाम होता। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक समाज आदिवासी समूह से इतनी ऊंचाई पर पहुंचा। वैसे आपका इनका साम्राज्य के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।